बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं। हम बात करें ट्रंप क्या कह रहे हैं, दुनिया में लड़ाई का क्या इस वक्त अपडेट है। उससे पहले हैदराबाद की एक खबर। हैदराबाद में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में बहुत जबरदस्त आग लगी है जो आसपास की इमारतों में भी फैल गई है। उसमें आप देखिए यहाँ पर आग बुझाने की कोशिशें फिलहाल हो रही हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि ये आग आसपास की इमारतों तक भी पहुंच रही है और उनको भी खाली कराया गया है। अभी दिल्ली में भीषण अग्निकांड हुआ, 21 लोगों की मौत हो गई और अब वहाँ सारी अनियमितताएं जो है वो पकड़ी जा रही हैं, सख्ती हो रही है। अब ऐसी तस्वीर वहाँ से आ रही है हैदराबाद से। आप देखिए यहाँ भी कोई बहुत चौड़ी गली नहीं है जिसके अंदर ये आग लगी हुई है। दूर से ही फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है। कमर्शियल बिल्डिंग है ये और इससे सटे हुए दूसरी बिल्डिंग्स में भी ये आग की लपटें पहुँच गई। पूरी तरीके से एक व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ये, जिसमें आग लगी हुई है। अब बात करते हैं ट्रंप और ईरान की। ईरान की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, लेकिन ट्रंप बार बार कहते हैं कि बातचीत हो रही है, बस नतीजा आने वाला है, अभी आ जाएगा, 1-2 हफ्ते में आ जाएगा। कभी कहते हैं कि 2 हफ्ते लग जाएंगे। उधर ईरान चुपचाप खामोशी से अपनी बातों को हैंडल कर रहा है, चीज़ों को हैंडल कर रहा है, अपने तरीके से नैरेटिव को शेप कर रहा है। वो जंग की तैयारी भी कर रहा है और उसके बाद बैक चैनल से बात भी करता है। लेकिन जैसा ट्रंप बताते हैं वैसा कुछ नहीं बताता वो। सीज फायर फिलहाल होल्ड कर रही है, लेकिन तनाव भी बरकरार है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास जहाजों पर हमला किया है और ईरान ने इसका जवाब दिया है। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर जबरदस्त हमला हुआ था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट है जिसमें दावा किया गया है कि ट्रंप ने नेगोशिएटर्स से कह दिया है कि वो सीज फायर को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमला वो तभी करेंगे जब ईरान कभी अमेरिका के सैन्य अड्डों को निशाना बनाएगा। इधर लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर आगे बढ़ गया है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह हमले नहीं करेगा तभी यह सीज फायर चलेगा। इसमें शर्त यह भी है कि हिजबुल्लाह साउथ लेबनान से हटेगा। लितानी नदी से इजराइल की सीमा तक का एरिया पूरी तरीके से उसको खाली करना होगा। और रही ट्रंप की बात, तो वो अब डील डील कह तो रहे हैं, लेकिन डील होती दिखाई दे नहीं रही है। अब वो सोचिए कितनी गजब बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे बस यही तो तय करना है कि मैं डील करूं या फिर दूसरे तरीके से जवाब दूं। तो यही तो आपको काफी वक्त से तय करना था, लेकिन आप तय कर नहीं पा रही है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ईरान के हमले में इसकी ये हालत हुई थी। आप देखें जरा, मतलब तो एयरपोर्ट काफी बड़ा होगा, ये हो सकता है एक टर्मिनल हो, लेकिन टर्मिनल में पूरा आसमान झांक रहा है। तो ये तो परसों की बात है ना सर। तो मतलब ये सारी बातचीत के बीच ये हो सकता है। तो फिर सोचिए जंग चलती होगी तो क्या होता होगा। जो सबसे बड़ा सवाल निकल करके आ रहा है कि खाड़ी के देशों में युद्ध के बाद कम से कम जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम था जी, वो क्या इतना माने कारगर सिद्ध नहीं साबित हो रहा है? लगता है। अब वो ट्रंप की बात सुनवाता हूं आपको। वो कहने बस तय कर लूं मैं एक बार, फिर सब हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि बस तय करना ही तो है, वरना 2-3 हफ्ते में तो हम सब कुछ मार पीट करके सबको ठीक कर देंगे। 2-3 हफ्ते नहीं, 2-3 महीने हो गए और आप कुछ नहीं कर पाए। इसीलिए अब डील की बात जो है उनको करनी पड़ रही है। लेकिन कितनी अजीब बात है। और एक अभी का एक आपको एक तस्वीर में दिखाता हूं, जरा शुरुआत से दिखाइएगा। अमेरिका से एक परेशान करने वाली खबर जो है वो आ रही है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। सर, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा सेनेट होती है, सेनेट को कहते हैं ना? नहीं, या कांग्रेस को कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको बोलते हैं। हाँ, अच्छा, वही नहीं, वो डायरेक्ट इलेक्शन से जो चुन करके जाते हैं वो हाउस ऑफ प्रतिनिधि सभा है। अच्छा, सीनेट अलग है। सीनेट आपके यहाँ जैसे राज्यसभा है, यहाँ अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में ईरान को लेकर पहली बार वोटिंग हो रही है और इसके नतीजे ट्रंप के लिए अच्छे नहीं रहे। 215 सांसदों ने इस जंग के खिलाफ वोट किया है, 208 ने ईरान पर ट्रंप की नीतियों का समर्थन किया है। और इसमें खास बात यह है कि ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के 4 सांसदों ने क्रॉस वोट किया है और वो डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हो गए। हालांकि इस पर अब सेनेट में चर्चा होगी और सेनेट की मंजूरी जो है वो मिलना जरूरी होगा। देखिए, एक बता दूं दर्शकों के लिए कि युद्ध का फैसला ये सीनेट का फैसला होता है। अमेरिका के अंदर जितने भी विदेशी बहुत बड़े बड़े अपॉइंटमेंट्स होते हैं बिना सीनेट के अप्रूवल को प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। तो ये बात जो है, युद्ध का निर्णय जो है वो सीनेट के अंदर आगे कंटिन्यू करता है या नहीं करता है। हम लोग जो बात कर रहे हैं ना कि ट्रंप क्यों अभी बमबारी में नहीं जा रहे हैं,
उनको यही डर सता रहा है कि सीनेट के अंदर ये अप्रूवल होगा या नहीं होगा, इस बात की उनको यह डर है। जी। अच्छा, ईरान ने कहा है कि ट्रंप के साथ कोई बात नहीं हो रही है। अब जब तक इजराइल लेबनान पर हमला नहीं रोकेगा तब तक कोई बात होगी भी नहीं। ये उनके विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अभी उनके लेटेस्ट बयान ये है, और वो कह रहे हैं कि हमारे बीच कोई सूचनाओं का आदान प्रदान भी नहीं हो रहा। मतलब इनडायरेक्टली भी हमारे एक दूसरे के मैसेजेस जो हैं वो एक्सचेंज नहीं हो रहे हैं, और अब लेबनान के अलावा किसी और मुद्दे पर बात होगी भी नहीं। जब भी अगली बार हमारे बीच में कोई चर्चा होगी, सेना तैयार है, युद्ध होता है तो फिर अब करके देख ले अमेरिका जो उसको करना है। सर मना कर रहा है, कोई नो टॉक्स नहीं, नो टॉक्स है, लेकिन वो ट्रंप साहब की परेशानी वही है जो बार बार वो हर दिन बदलते हैं और बार बार ये बात करते हैं कि हम समझौते की तरफ बढ़ रहे हैं, हमने समझा दिया। ये क्योंकि सेनेट का डर वहाँ पर है। ये जो 4 एमपीज़ की बात आपने की, वो 4 एमपीज़ ने पिछली बार भी ट्रंप साहब के फैसले के खिलाफ ही वोट किया था, तो कोई बहुत बड़ा वैसे बदलाव नहीं हुआ, लेकिन 208 वोट पर वो वहाँ हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो वो मुश्किल है। और सेनेट में उनके लिए ज़्यादा चिंता की बात है, इसलिए वो चाहते हैं कि सेनेट का मंजूरी का मतलब एक तो ये होता है कि जो राष्ट्रपति ने किया ट्रंप साहब ने हमारे यहाँ की तरफ से कि जैसे अध्यादेश कोई हम हों तो सरकार अध्यादेश ला सकती है, लेकिन अध्यादेश को आप अप्रूव करवाना पड़ेगा। ये तो क्या होगा, मान लीजिए ये हो जाता है, जंग के खिलाफ ही हो जाता है सेनेट भी, तो क्या करेंगे? तो बुलानी पड़ेगी, बस सेना वापस बुलानी पड़ेगी। सेना नहीं बुलानी पड़ेगी, पहले तो ट्रंप साहब के खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी ना। कि ट्रंप साहब को कैसे उनका पॉलिटिकल करियर या राष्ट्रपति के लिए वो बड़ा एक कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन उसमें नहीं जाना चाहेंगे ट्रंप साहब, और उससे पहले वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो जाए किसी न किसी तरह से। और ईरान को भी ये समझ में आ रहा होगा कि भाई इस तरह से ट्रंप इस समय दबाव में है, तो उस पर कैसे काम किया जाए। वैसे आप देखें तो ईरान ने पिछले 3 महीने में अपने स्टैंड में कोई बदलाव नहीं किया है, यदि देखें तो वो जैसे नहीं, इसमें तो सर पूरी तरह से ट्रंप का ही दोष है। भाई शांति हो चुकी थी भाई, जब ईरान ने मान लिया न्यूक्लियर वाले पे, ईरान ने मान लिया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे, गोली चलानी बंद कर दी थी, तो आपने ये तमाशा फिर क्यों शुरू किया? आपको जो ये एक फितूर है ना कि सबके बाद ये लगे कि वो ट्रंप का एक इम्प्रिंट है, ट्रंप ने कर दिया, हमने डील करा दी, ये नहीं होता। अब्राहम अकॉर्ड क्यों लेकर आया? अब्राहम अकॉर्ड क्यों लेकर आया? अभी वो तो इंडिविजुअल स्टेट बाय स्टेट होना था ना। आपने उसको कहा कि सारी मुस्लिम कंट्रीज को एक साथ कर देंगे, तो इसमें तो दोष ट्रंप का ही है। अरे पिछले दिनों एक खबर में ने खूब सुर्खियां बटोरी कि ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन पे बहुत डांटा, बड़े अपशब्द कहे, गाली तक दी। इस पर ट्रंप से सवाल हुआ और ट्रंप ने कहा कि हाँ ऐसा हुआ था। उन्होंने कहा मैं गुस्से में नहीं था, मैं इरिटेटेड था क्योंकि वो लेबनान में हमला करने से रुक नहीं रहे थे, तो मैंने बस अपना ये बताया था कि मैं इससे खुश नहीं हूं। अब वो ये कह सकते हैं, ये तो कह नहीं सकते मैंने गाली दी। सुनिए, ये गुत्थी दुनिया नहीं समझ पा रही है, नेतन्याहू और ट्रंप ये मिलके चलते हैं या कोई इनमें से एक दूसरे को चला रहा है? ये भी है, बार बार सवाल उठता है ना। जंग तो नेतन्याहू और ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि नेतन्याहू ट्रंप को चला रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जंग तो नेतन्याहू के कहने पर शुरू हुई। त्रिपाठी जी नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये दोनों बहुत शातिर, बहुत चतुर सुजान नेता हैं, और यही वो है जिसको हम कहें, अगर बहुत लोगों के समझ में जो भारत में आसानी से आ जाएगी, ये डीप स्टेट का काम करने का तरीका है। आप किसी भी चीज को, दुनिया कंफ्यूजन में रहे, अब उन्होंने कह दिया ना कि हाँ भाई थोड़ा हम थे, थोड़ा नाराजगी हो गई थी लेबनान, अब जो भी किया हो, जो कुछ हुआ है उसमें आपको एक भी बात लग रही कि ये सिर्फ नेतन्याहू ने कहा इसलिए ट्रंप कर रहे हैं? ट्रंप दुनिया में जो कुछ कहा, अच्छा चलिए ये युद्ध मान लीजिए नेतन्याहू करवा रहे हैं, तो अब तो शांति चाहिए ट्रंप को ना। ये पूरा का पूरा ऑयल मार्केट उनको कब्जा करना है, और यही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य है। वेनेजुएला में चले गए जिसका ऑयल सबसे ज्यादा खराब है अगर रिफाइनिंग के लिहाज से कहें। टैरिफ कौन सा वो चले गए थे उनके नेतन्याहू के कहने से। जो भी वो कर रहे हैं, मुझे कतई नहीं लगता है कि नेतन्याहू ट्रंप को चला रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे की जरूरत हैं, दोनों जितने वल्नरेबल हैं, दोनों जितने दुनिया को चला रहे हैं, ये दोनों मिलकर दुनिया को चला रहे हैं, और दुनिया को गलतफहमी है कि नहीं बीच बीच में वो एक दूसरे से नाराज हो जाते हैं। मुझे ऐसा कतई नहीं लगता। एक ट्रंप ने एक और बड़ी मजेदार बात की, चर्चित इतिहासकार युवाल नोआ हरारी, बड़े चर्चित इतिहासकार इजराइल के, उन्होंने अभी एक बड़ा अच्छा इंटरव्यू दिया है न्यूयॉर्क टाइम्स को, और उन्होंने मतलब हालांकि आलोचना की उन्होंने ट्रंप की और इजराइल की, और उन्होंने कहा है कि भाई इजराइल में नेतन्याहू देश को 2 भागों में के अंदर बांट दिया। जिस राष्ट्रवाद की उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि ट्रंप और नेतन्याहू जिस राष्ट्रवाद की बात करते हैं कि जिसके पास ताकत होगी दुनिया उसके सामने झुकेगी, तो वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमारे पास ताकत है इसलिए अब हमारे सामने झुको। तो ऐसी स्थिति में सारे दुनिया के देश अब ये मानने लगे हैं कि अमेरिका से अगर
सामने खड़ा होना है तो हमें सैन्य ताकत में मजबूत होना पड़ेगा। और छोटे छोटे देश अपने जो पैसा है वो अब सैन्य शक्ति बढ़ाने में लगा रहे हैं, और दुनिया को सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए दोनों ने जिस तरह से झोंका है इस समय कि पूरी दुनिया अब अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में लगी हुई है, तो वो ये कह रहे हैं कि दुनिया के लिए एक बड़ा खर्च कम करेगी दुनिया, वही हो रहा है कि ये दुनिया विकास के ऊपर, ऊर्जा पे, बाकी चीजों पे खर्च करेगी। अब जनता, दुनिया के छोटे देश और बाकी देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पैसा खर्च करेंगे। और ट्रंप की सुना दूं आपको छोटी सी, वो सुन उसके बाद में आता हूं, अभी आपके पास ही आ रहा हूं। मुस्तफा खमेनी को लेकर ट्रंप ने कहा कि हाँ वो जिंदा है, और उन्होंने कहा कि ही इज वेरी वेल रिस्पेक्टेड देयर, उनकी वहां बड़ी इज्जत है, तभी तुमने उनकी पहले पिताजी को मारा, फिर इनको मारने की कोशिश की, ये भी छोड़ दीजिए। तो फिर वो एंकर रिपोर्ट बोले उनको सामने नहीं आना चाहिए, घूमना चाहिए। वो फिर रिपोर्टर ने पूछा कि कभी आपकी मुलाकात भी हो सकती है उनसे, कह रहे हैं ये नहीं, इट इज अ वेरी न्यू थॉट, इंटरेस्टिंग थॉट, व्हाई नॉट, कभी फ्यूचर में हो सकता है भाई उनसे मुलाकात भी हो। जिसको मारने की कोशिश तुमने की वो बच गया आदमी, अलग बात है। उसके साथ कह रहे हैं कि हाँ ट्रंप, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे मिलने में। बच्चा भी कैसा अंग बताइए किस शेप में है ये भी नहीं पता अभी दुनिया को। सुनिए सर, वो बहुत इज्जत है उनकी, और ट्रंप साहब मिलना चाहते हैं मुस्तफा खमेनी से। ट्रंप साहब को यदि पता लगे ना, ट्रंप साहब तो नहीं, ट्रंप साहब को पता लगेगा तो ऐसा तो है नहीं कि नेतन्याहू साहब को सूचित नहीं करेंगे, और नेतन्याहू साहब को यदि इनका लोकेशन मिल जाए, आज भी मिल जाए, मैं वही कह रहा हूं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि यदि उनको लोकेशन मिल जाए कि ये यहाँ पर हैं मुस्तफा खमेनी, तो क्या आपको लगता है वो बच जाएंगे? बिल्कुल ही नहीं बचेंगे। दूसरी बात, जो ट्रंप ने एक बात तो कहा ना, नाटो को कहा ना कि अपना एक्सपेंडिचर करो तुम, हम तुम्हारा खर्चा क्यों वहन करेंगे। जर्मनी को कहा उन्होंने, और जर्मनी से उन्होंने अपनी फोर्सेस बुला ली, 4000 फोर्सेस उन्होंने बुला लिया। जो है वो फ्रांस को कहा कि भाई तुम लोगों का ठेका इतने दिनों तक हमने नाटो के तहत लिया है, तुम्हारे यहां हमने अपने सेनाएं भेज करके रखा है, सब चीज करके रखा है। जापान को है, इसलिए अब आप देख रहे होंगे कि जापान भी अपनी जो कहा जाता है पैसिफिस्ट पॉलिसी वो छोड़ रहा है, और वह अपने आप को भी वो ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा है। जापान ने अपने नेवी में बहुत इन्वेस्ट किया है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं भरोसा है, क्या पता ये ट्रंप और ट्रंप के लोग जो हैं वो हमको चाइना के साथ। सर अब बात लंबी निकल जाएगी, आप तो इतने ज्ञाता हैं इन विषयों के। मैं कल एक फिल्म देख रहा था अंग्रेजी की, न्यूरमबर्ग ट्रायल्स के ऊपर, तो वहीं से फिर पढ़ते तो ये सारी दादागिरी का विचार तो अमेरिका को सूझा ना, बिल्कुल, कि मैं यूरोप का ठेका मैं लूंगा, जापान का ठेका मैं लूंगा। अब तुमने ठेका लिया है तो अचानक से तुम्हें क्यों बुरा लगने लगा? देखिए, अब उनको इसलिए बुरा लगने लगा है क्योंकि अब वो लग रहा है कि एक दुनिया की बहुत बड़ी ताकत उभर करके आ गई है। वो ताकत इनको हर जगह अब चुनौती दे रही है, चीन को चुनौती उनको मिल रही है। असली बात ये है, मूल बात यहां पर आके, और बाइडेन सरकार की सबसे बड़ी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर आप देखिए कि जो रसिया और चीन दोनों अलग अलग खड़े थे, ऐसी मित्रता नहीं थी, उन दोनों को आप एकदम एक ताकतवर सैन्य संबंध के साथ आप ला करके खड़ा कर दिए। ये पहले नहीं था। अमेरिका को यदि टारगेट ही करना था तो कम से कम रसिया को टारगेट नहीं करता। सर रसिया को बजा कर एक और सवाल, चाइना के खिलाफ तो ऑपरेट एक और सवाल एक चर्चा में सुनाई दिया, तो मैंने कहा हम बात करते हैं उसकी। एक पाकिस्तान में चर्चा हो रही थी कि ये बताएं कि ये जो अब्राहम अकॉर्ड पर गल्फ कंट्रीज को, अमन को, कतर, सऊदी अरेबिया, इन सबको कहा जा रहा है साइन करो, पाकिस्तान को कहा जा रहा है साइन करो, ये मलेशिया, इंडोनेशिया, इन सब से क्यों नहीं कह रहे? ये भी शुद्ध मुस्लिम कंट्रीज हैं, इनसे क्यों नहीं कह रहे, हमसे ही क्यों कह रहे हैं? सवाल तो ठीक है, सुनिए। कि वो उनको केवल वही चाहिए, वो बिल्कुल बात ठीक ठाक तरीके से कर रहे हैं कि डिस्टेबलाइज जो करना था वो तो इतना ज़्यादा कर दिया है कि अब उसको कैसे संभालेंगे, क्या होगा। लेकिन उनका कहना है कि सिर्फ ईरान नहीं, वो पूरा रीजन को डिस्टेबलाइज करना मकसद था इजराइल के लिए। इजराइल के लिए, हाँ, ये बात सही मानते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, और वो इजराइल भी यही चाहता है ना। इजराइल का मकसद क्या है? इजराइल मोटे तौर पर कहने के लिए ईरान के साथ होता है, लेकिन वो पूरा का पूरा उस ईरान के खिलाफ ही नहीं है ना। इजराइल को आप समझिए ना कि किस तरह की वो असहमत हो। एक समझ कह तो ले तब तो पूरा नहीं बोलिए। नहीं मतलब वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है पूरा का पूरा, क्योंकि इजराइल को अपना एक अधिकार चाहिए, और वो किसी भी संकट को या किसी को भी बहुत दोस्ती के नज़रिए से नहीं देखता। इजराइल को आप समझिए, हमेशा ही उनका बिहेवियर उस तरह से रहता है कि वो कहीं पर भी, आप सोचिए ट्रंप साहब के साथ अभी जो आपने बात की पहले, वो ट्रंप के साथ भी कई बार अड़ जाते, भले हम कहेंगे एक दूसरे को मिलकर चला रहे हैं। अब्राहम अकॉर्ड की बात भी इसीलिए आई ना कि जब नेतन्याहू इस पर आ गए, गजा में जो
पीस फोर्स बनाने की बात आई, वो भी नेतन्याहू उसको लेकर आए। तो वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं और वो ये नहीं समझते कि केवल अमेरिका के इंटरेस्ट के लिए काम करें। इसको बारीक बात समझिए, इजराइल का इंटरेस्ट क्या है कि वो पूरा जो इलाका है उसमें प्रभुत्व इजराइल का हो जाए और कोई चुनौती देने वाला नहीं। और ये सारे देश थोड़े डरे रहे, बस ये है। तो कोई डिस्टेबलाइज करने का मतलब खत्म करना नहीं है। ओके, ठीक है जी। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अमेरिका का उस रीजन को डिस्टेबलाइज करने से फायदा क्या है? इजराइल के लिए ये बात समझ में आती है कि इजराइल चाहता है कि उसको डिस्टेबलाइज हो, उसमें फायदा हो। इजराइल की बात हो रही है, उन्होंने कहा इजराइल के लिए अमेरिका ये कर रहा है। अमेरिका इसलिए नहीं करना चाहेगा, सिर्फ डिस्टेबलाइजेशन नहीं, मुझे लगता है सही शब्द होगा। क्यों? क्योंकि उससे उसके जो आर्थिक नुकसान है वो अमेरिका को ज्यादा हो रहा है वहां पे। अरे इजराइल की बात करिए, इजराइल को वो रीजन डिस्टेबलाइज करके क्या फायदा है? देखिए, हाँ, वहां उसको इससे फायदा है कि वो लड़ाई अपनी जो लेबनान के तरफ जो होगा वो ज्यादा अपना कंसंट्रेट करेगा। उसकी दुश्मनी कहां से है? उसकी दुश्मनी तो ईरान से है, लेकिन डायरेक्ट ईरान तो 1000 किलोमीटर की दूरी पर है ना। लेबनान में जो हिजबुल्लाह उसके खिलाफ काम कर रहा है, उसका पहली प्रायोरिटी यह है कि गाजा के अंदर जो पैलेस्टाइन टेररिस्ट हैं उनको खत्म करें। दूसरी बात, हम लेबनान के अंदर घुस करके जो हमारा जो ग्रेटर इजराइल का टेरिटरी है हम उसको कंसोलिडेट करें, इतना ही उसका ऑब्जेक्टिव है। ईरान का ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम इजराइल के अस्तित्व को ही खत्म कर दें। अब आप इसी बीच में अब्राहम एकॉर्ड आता है, अब्राहम एकॉर्ड में 2 कंट्री गल्फ के साथ खड़े हो जाते हैं इजराइल के। तो ऐसे एरिया को डीस्टेबलाइज करने से तो कोई फायदा नहीं अमेरिका नहीं है सर। एक खबर आई, इसकी बात करें। अमेरिका के जो राजदूत हैं भारत में, सर्जियो गौर, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका की दोस्ती किसी से छिपी हुई नहीं है। और उन्होंने कहा कि वो 4 साल जब ट्रंप सत्ता से बाहर थे, राष्ट्रपति नहीं थे, पहले टर्म दूसरे टर्म के बीच में, तो नरेंद्र मोदी उन चंद नेताओं में से थे जो उनके साथ लगातार संपर्क में रहते थे ट्रंप के, और ट्रंप इस बात को याद रखते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के साथ अमेरिका के कैसे रिश्ते हैं, मार्को रूबियो जो 4 दिन के भारत के दौरे पे आए थे, ये भी उसका एक प्रमाण है। और सर्जियो गौर ये कह रहे हैं कि रूबियो का 4 दिन का वो 4 दिन कोई ट्रिप नहीं करते, लेकिन वो भारत में 4 दिन रुके, ऐसा वो कहीं और नहीं करते। इससे आप अंदाजा लगाएं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं। एक तो ये बात, अच्छा ये बात तो हम लोग भी कर रहे थे कि ये 4 दिन क्या करने आए हैं, तो सबने कहा कि संबंध सुधारने के लिए आए हैं। दूसरा, वो कह रहे हैं कि ट्रंप को याद है कि जब मैं बाहर था तो मोदी जी मेरे साथ बात किया करते थे, संपर्क में रहते थे। तो ये बुरे दौर के साथी हैं मोदी जी मेरे। पता नहीं, लेकिन सर्जियो गौर कोशिश बहुत कर रहे हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि सब कुछ अच्छा होगा। एक बड़ा जो कहें कि उसको लॉबी कह लीजिए, एक बड़ा वर्ग कह लीजिए, कारोबारी कह लीजिए, वहाँ के लोग कह लीजिए, वो सब चाहते हैं कि भारत अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हों। लेकिन ट्रंप तो हर कुछ दिन पर ऐसी हरकत करते हैं जिसके बाद ये संदेह होता है कि वो उन बुरे वक्त में अपने साथ खड़े एक राष्ट्राध्यक्ष का सम्मान करते हैं, या उनको लगता है कि वो राष्ट्राध्यक्ष अपने देश के हितों का जरा समझौता नहीं करने को तैयार है, अमेरिका के सामने झुकने को नहीं तैयार है। और ये बात उनको बर्दाश्त नहीं होती, तो बीच बीच में वो सोचते हैं कि चलो एक बार फिर से थोड़ा ट्वीकिंग करके देख लेते हैं, थोड़ा सा कुछ करें, इस बार कुछ असर कर जाए। मुझे लगता है कि सर्जियो गौर जो कह रहे हैं और जो ट्रंप का एक जिसको कहते हैं ना कि मेंटल स्टेट जो है, वो जिस अवस्था में रहते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है। सर्जियो गौर एक एग्जीक्यूटर के तौर पर, एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो अपने देश का हित बहुत अच्छे से करने आए। इनका स्कोप लिमिटेड है, इनका स्कोप लिमिटेड है। और वो स्कोप, मतलब मैं ये कहूं कि मतलब बहुत पुरानी बात तो मुझे भी याद नहीं, शायद विजय जी उसका कुछ जिक्र करें, ऐसा कोई एम्बेसडर नहीं दिखा इतनी अथॉरिटी वाला, इतने कमांड वाला, और जो भारत के साथ रिश्ते अच्छे हों इसके लिए सब कुछ कर रहा है। नो स्टोन अनटर्न्ड जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, वो काम कर रहे हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि एक दिन मतलब चीजें ठीक होगी। लेकिन एक और बड़ा डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट समीर जी इस पे बोलिएगा, एक और साथ ही में एक और जोड़ देता हूं। तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान का एक बड़ा बयान आया है। यह आदमी भी जो है डिप्लोमेट्स की दुनिया में काफी चलता फिरता टाइप आदमी है, कनेक्टेड आदमी है। तो उन्होंने ये कहा, सवाल हुआ कि भारत के साथ आपके संबंध कैसे हैं, तो उन्होंने कहा हमारे रिश्ते भारत के साथ अच्छे, भाईचारे वाले हमारे रिश्ते हैं। तो सवाल हुआ कि लेकिन पाकिस्तान को लेके आपके जो रिश्ते पाकिस्तान से हैं उसको लेके भारत की चिंताएं हैं। तो उनको कहा कि ऐसा होना नहीं चाहिए, सब देशों के साथ रिश्ते होते हैं, भारत के बहुत देशों के साथ रिश्ते हैं। तो हमारा और उनका संबंध जो है वो किसी दूसरे देश के संबंधों पर आधारित नहीं है। This is what needs to be done between Turkey and India, because we have a lot to cooperate, to benefit, and we are mature enough to go in this direction. So
Turkey is not the only country who actually have good relations and brotherly relations with Pakistan. There are other countries. If India is going to take actions or be resentful about any countries who is having good relations and enjoying giving support to Pakistan, so I don't know. But as I said, we have no problem on bilateral level with India, and we urge India not to read the issue from a different perspective. ये फिदान हकान साहब जो हैं, ये जो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, इसकी वजह ये है कि वहाँ ज़रा मोटर दौड़ाई गई है साइप्रस में और आर्मेनिया में। भारत उनकी बहुत डिफेंस उसमें तैयारी में बहुत मदद कर रहा है, और वो दोनों साइप्रस तो फूटियां आंख नहीं सुहाता इनको। मिसाइल और डिफेंस सिस्टम दोनों इंडिया देने के लिए तैयार है। फोटो जो है जिसमें मोदी जी ऐसे दिखा रहे हैं बॉर्डर, हाँ दूर से दिखा रहे थे जी सर, लेकिन उनको लगा, वो कह रहे हैं पाकिस्तान से हमारे संबंध है तो हैं। मुझे लगता है डिप्लोमेसी में ऐसे ही जवाब देंगे ना भाई। ठीक है, भारत के साथ संबंधों के बारे में पूछा, उन्होंने कहा भारत के साथ हमारे संबंध है। वो ये तो नहीं कहेंगे कि भारत के साथ हमारे बहुत तनावपूर्ण संबंध है, लेकिन हैं तो तनावपूर्ण है ना, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे ना। हर देश ये कोशिश करता है कि भाई संबंध सामान्य रहे, और सार्वजनिक रूप से बयान देकर इस बात को और बढ़ावा देना नहीं चाहते कि भाई तनावपूर्ण है। पाकिस्तान के साथ उनके संबंध बहुत अच्छे ताल्लुकात है, ये भी सबको पता है। उसको भी बताना चाहते हैं कि भाई किसी देश के साथ किसी के अच्छे संबंध होते, किसी के साथ कम संबंध होते। इसका मतलब ये नहीं कि भारत के साथ हमारे संबंध खराब है। सर्जियो गोर के बारे में जरूर एक बात कहना चाहूंगा भाई। अब उनको भारत में अमेरिका के राजदूत है, अब ट्रम्प साहब रायता फैलाते हैं, उनकी जिम्मेदारी रायता समेटने की है। ट्रम्प साहब अगर कुछ भी कहेंगे तो वो कोशिश रहती है कि भारत में उस बात का गलत असर न जाए, तो वो संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्रम्प प्रशासन का व्यवहार रहा है, अभी तक ट्रेड डील नहीं हो पाई है ट्रम्प की जिद के कारण। आज ही खबर चल रही कि 12.5% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के लिए कोशिश धमकी दी है फोर्स लेबर के ऊपर। कुछ 60 देशों की बात चल रही है। भारत को बोलने की कोशिश भी है कि भारत फोर्स लेबर नहीं है, दुनिया से भारत फोर्स लेबर का गुड्स जो है वो मंगाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, मैं प्रयास कर रहा हूं, 5 दिन से प्रयास कर रहा हूं, 5वें दिन शायद थोड़ी सी बात कर पाए। म्यांमार के राष्ट्रपति 5 दिन के दौरे पर भारत पर हैं, और उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जाते जाते जो उन्होंने कही है, उन्होंने कहा है भारत और म्यांमार का बॉर्डर सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, ये मेरी प्रायोरिटी है और ये बहुत अहम है। और उन्होंने कहा मैं इसको प्रायोरिटाइज कर रहा हूं कि ये सबसे पहले यही काम किया जाए। और इनका दौरा क्यों और इंपॉर्टेंट है, ये राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार भारत आए, चीन नहीं गए। ये सबसे बड़ी बात इसमें बताई जा रही है। और फिर ये बॉर्डर को लेकर के जो सेंसिटिविटी दिखा रहे हैं, में बहुत इंपॉर्टेंट जी विजय जी, बहुत इंपॉर्टेंट है उस दृष्टि से भी कि हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट लगा हुआ है भाई, इनके साथ कई हजार किलोमीटर की। आप सोचिए पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो झगड़ा भी चल रहा है, गर्मा गर्मी भी चल रही है, खासतौर से मणिपुर को ले लें तो पूरा का पूरा म्यांमार का ही वो हिस्सा जो है, म्यांमार से ही सब के सब वहाँ पर आ रहे हैं। जो भी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या इसको लेकर जो रेबेल ग्रुप्स हैं, वो उधर से वहीं से ऑपरेट करते हैं, और वो इधर आकर भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो उस पर किस तरह से, ये तो ठीक है, ये उम्मीद तो हम करेंगे कि वो जब यहाँ आ रहे हैं तो इस बात को कहें, लेकिन क्या इन प्रैक्टिस ये कहना चाहिए, लिटरल टर्म्स में कह लें या लेटर एंड स्पिरिट में, वो इसको करेंगे। लेकिन पॉजिटिव है, और पॉजिटिव इस दृष्टि से भी है कि चीन जाने की बजाय वो यहाँ आए हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो 10 सेकंड बस, सिर्फ एक लाइन। इसके साथ एक और जो बड़ा एक तरह से कहें डेवलपमेंट हुआ है, म्यांमार के साथ रेयर अर्थ मिनरल्स पर भारत ने आगे कदम बढ़ाया, जो बड़ा महत्वपूर्ण है चाइना पर डिपेंडेंस और कम करने की। ठीक।